हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रुद्रास ट्राइब अगेन। हमारी ये जर्नी का छठवां दिन है और अभी हम लोग हैं नेपाल में। दोस्तों, हमने ये यात्रा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर से आज के 6 दिन पहले स्टार्ट की थी। हम लोग अभी हैं नेपाल के काठमांडू शहर में। तो दोस्तों, आज का दिन एकदम खास रहने वाला है और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध स्थान, जिसमें शामिल है पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप और उसके बाद हम लोग निकलेंगे नेपाल की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक बीपी हाईवे पे। हम लोग अभी मंदिर परिसर के एंट्री गेट के पास है और यहाँ पे काफी सारी दुकानें हैं जहाँ फूल, माला, प्रसाद और पूजा सामग्री आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का सफर बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आने वाली जर्नी जो हम लोग नेपाल के बाद में सिक्किम साइड जाएंगे तो उस जर्नी को भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ हमारी ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। हम लोग ने अपनी यात्रा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर से शुरू किया था लगभग 6 दिन पहले और हम लोग अपने व्हीकल के साथ ही नेपाल की यात्रा पर आए हुए हैं। हम लोगों ने नेपाल में एंट्री गोरखपुर के पास के सनोली बॉर्डर से की थी। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे पोखरा। पोखरा में हमने कई जगहों को विजिट किया, जैसे कि विंध्यवासिनी मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव, महेंद्र केव, फेवा लेक और भी कई खूबसूरत जगह। इसके बाद हम लोग पोखरा से काठमांडू आए हैं और काठमांडू आने के लिए हमने नेपाल की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक पृथ्वी हाईवे को चुना था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो ना देखे हो तो कृपया उन वीडियो को जरूर देख ले। डे 5 का वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, आपको उसमें एक सरप्राइज मिलेगा। तो दोस्तों, अभी सुबह के 7 बजे है और हम लोग अपने होटल से निकल के आ चुके हैं नेपाल के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर में। हमने अपनी गाड़ी को मंदिर के पास ही पार्क कर दिया है। अभी सुबह का समय है इसलिए यहाँ काफी कम भीड़ है और हमें उम्मीद है कि दर्शन भी आराम से हो जाएंगे। हम लोग अभी मंदिर के एंट्री गेट के पास है। काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से भी है और बहुत सारे लोकल लोग हैं जो प्रॉपर नेपाल के होंगे। तो पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है और बागमती नदी मंदिर के ठीक पीछे से बहती है। यह मंदिर नेपाल का सबसे पवित्र हिंदू मंदिर में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। यह मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है। मंदिर की छत सोने से मढ़ी हुई है और मंदिर के दरवाजे चांदी के बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ का शिवलिंग 4 मुखों वाला है जो चारों दिशाओं की ओर देखता हुआ दिखाई देता है। मोबाइल मंदिर परिसर के अंदर एलाउ नहीं है, फोटोग्राफी यहाँ पे बैन है, तो कृपया जब भी यहाँ पहुंचे तो फोटोग्राफी ना करें, नहीं तो सिक्योरिटी के द्वारा आपका मोबाइल जब्त भी किया जा सकता है। हालांकि मंदिर परिसर में, मंदिर के बाहर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। हम लोग ने भी बाहर से ही फोटोग्राफी की और मंदिर के गेट तक फोटोग्राफी की है। मंदिर के अंदर हम लोग भी नहीं कर पाए। यहाँ बागमती नदी के किनारे घाट बने हुए हैं। पानी का ज्यादा फ्लो नहीं रहता है। जनरली बरसात के टाइम पे यहाँ फ्लो जरूर बढ़ जाता है पर बाकी सीजन में फ्लो कम रहता है।
और यहाँ वाराणसी की तरह अंतिम संस्कार भी किए जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप बनारस गए होंगे, मणिकर्णिका घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, इन घाटों के ऊपर 3 रात अंतिम संस्कार होते रहते हैं। वैसे ही कंडीशन यहाँ पर बागमती नदी के घाट की है। यहाँ पर भी दूर-दूर से लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। दोस्तों, पशुपतिनाथ टेम्पल की वास्तुकला बहुत प्राचीन है। लगभग 1500 साल पहले जो मंदिर अभी आपने देखा है, यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। यहाँ से दिखता है बोलते? दिखता है हिमालय? हिमालय तो अभी नहीं दिखता, अभी सब क्लाउड है। क्लाउड है। ओके। आप देखना हो तो ऊपर कैलाश जाना होगा, नहीं तो इसमें नहीं, इस क्लाउड में न दिख पाएगा। इधर से भी देखता है हिमालय। ओके। हम लोग सुबह-सुबह इस मंदिर में आ गए थे, कहीं कोई भीड़ नहीं थी और बड़ी ही आसानी से हमारे दर्शन हो गए। मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो कृपया सुबह जल्दी आ जाएं। मंदिर यहाँ पे 6 बजे चालू हो जाता है। हम लोग भी यहाँ पौने 7 बजे करीब पहुंच चुके थे। बिल्कुल पब्लिक नहीं थी, ज्यादा लोग थे नहीं मंदिर के अंदर, 10 से 20 लोग थे। लाइन बहुत छोटी थी, इसलिए हमारे दर्शन भी फटाफट हो गए। अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। अभी बजे हैं 9 और हम लोग पहुंच रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि हमको शुरुआत में ही मिल गया था। हमने सामने यहाँ पे गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। यहाँ के बाद हम लोग काठमांडू में विजिट करने के लिए दूसरे स्पॉट पे जा रहे हैं जिसका नाम है बोधनाथ स्तूप। पशुपतिनाथ मंदिर से बोधनाथ स्तूप की दूरी 2.7 किलोमीटर है। बहुत ट्रैफिक और शहर की रोड होने के कारण 3 किलोमीटर चलने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगा। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं बौद्धनाथ स्तूप। स्तूप नेपाल का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक माना जाता है। स्तूप के ऊपर आपको बुद्ध की बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है जिन्हें कहा जाता है आइस ऑफ बुद्धा। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक है। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देख कर ऐसा लग रहा है कि तिब्बती संस्कृति का यहाँ पे बहुत प्रभाव है। तो जब भी आप नेपाल आते हैं, आपको मालूम है कि पशुपतिनाथ टेम्पल बहुत प्रसिद्ध है, वहां पे विजिट कीजिए। बौद्धनाथ स्तूप आप विजिट कर लीजिए और दूसरी बहुत सारी जगह है काठमांडू में घूमने लायक की, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। काठमांडू वाकई सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत सुंदर और बहुत रिच है। आप जब भी आए तो कुछ दिन का समय लेके आए, क्योंकि हम लोग के पास में समय कम है और हमको घूमना ज्यादा रहता है। तो हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे नेपाल के सबसे सुंदर हाईवे के ऊपर जिसका नाम है बीपी हाईवे। यह हाईवे जापान की मदद से बनाया गया हाईवे है और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सुंदर है। मैंने यहाँ आने के पहले इस हाईवे को रील पे देखा था, दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो पे देखा था, तभी मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मैं नेपाल आऊंगा इस हाईवे को विजिट जरूर करूंगा, क्योंकि ये अल्टीमेट है। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता है, एडवेंचरस है और सुंदर भी है। तो अगर आप बाइकर है या ओन व्हीकल से आते हैं या आप टैक्सी से भी जाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया साइड जाना चाहते हैं काठमांडू से, तो भी आपको ये रास्ते से जाना होगा। अगर आप नेपाल आते हैं तो इस हाईवे को विजिट करना ना भूलें।
तो दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं बीपी हाईवे की तरफ। तो समय हो चुका है करीब 10:45 और अब हम लोग काठमांडू शहर से निकल करके दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ये है काठमांडू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेपाल का यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट। इसके बाद का एयरपोर्ट पोखरा में है। अभी 11:20 हुए हैं। इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक बीपी हाईवे पे। बीपी का मतलब है विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जो नेपाल के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री थे। इस हाईवे की कुल लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। यह सड़क धूली खेल से शुरू होती है और बद्रीबास में खत्म होती है। इस हाईवे पे आपको सबसे पहले मिलेगा धूली खेल। धूली खेल के बाद में आप पहुंचते हैं मंगलटार। मंगलटार के बाद आप पहुंचते हैं कुरखोट। उसके बाद में पहुंचते हैं नेपाल थोक। उसके बाद सिंदोली बाजार, भीमान और बद्रीवास। ये मुख्यतः गांव है जहां जो आपको रास्ते में बीच बीच पे मिलते रहेंगे। इस रास्ते पे 2 और 3 घाटियां हैं जो आपको बहुत सुंदर दिखाई देगी। आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आपको एक मंदिर भी दिखाऊंगा मैं, जहां पे खूब सारे मिरर जो है दीवारों के ऊपर लगे हुए हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं बीपी हाईवे पे। बीपी हाईवे पे हम लोग जो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि छोटे वाहन तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर बड़े वाहन जैसे बड़ी बसें या बड़े ट्रक इस हाईवे पे चलते हुए मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिए। मुझे लगता है कि इस रोड के ऊपर शायद ये अलाउ नहीं होंगे। बद्रीवास से काठमांडू की तरफ जाने के लिए कोई दूसरा रोड भी होगा जिससे बड़ी बसें और ट्रक जा सकते होंगे। दोस्तों इस रोड पे हम लोगों को छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे हैं। आप जब भी बीपी हाईवे से आते हैं आपको बहुत आनंद आने वाला है। आपको अल्टीमेट सीन दिखने वाले हैं। आपको लगेगा कि हर मोड़ पे आपको रुक जाना चाहिए, फोटो लेनी चाहिए। चूंकि टाइम कम है इसलिए हम लोग तो निकल रहे हैं सीधे, चूंकि हमको दार्जिलिंग तक जाना है और मैं पूरी गारंटी से बोल सकता हूँ कि आज हम लोग दार्जिलिंग नहीं पहुंच पाएंगे, पर जहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो कृपया आप देखिए कि कितने किलोमीटर एक दिन में हम लोग चल जा रहे हैं। हम लोग बहुत देर से देखे जा रहे हैं कि हमारे लेफ्ट साइड पे हमेशा एक रिवर बह रही है। इस रिवर का नाम है सनकोसी रिवर। हालांकि इसके पहले ये रोसी खोला के नाम से जानी जाती थी, फिर एक नदी यहाँ पे सनकोसी मिली तो अब ये सनकोसी रिवर हो गई। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिख रहा है यहाँ का लोकेशन। वाकई मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग जब भी नेपाल आते तो इस रोड को विजिट करना ना भूलिए। नेपाल में मुख्य धर्म हिंदू धर्म है। लगभग 80% लोग यहाँ हिंदू धर्म को मानते हैं। इसके अलावा यहाँ बौद्ध धर्म भी काफी प्रचलित है। नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जो कभी आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र था। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है। नेपाल में बहुत सारे धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल है। आप पशुपतिनाथ मंदिर घूम सकते हैं, मुक्तिनाथ मंदिर घूम सकते हैं, बौद्धनाथ स्तूप घूम सकते हैं, लुम्बिनी, पोखरा और चितवन नेशनल पार्क भी घूम सकते हैं। नेपाल वाकई प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go
अगर आप लोग जब भी नेपाल आते तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि यहाँ पे करेंसी में कोई आपको दिक्कत आएगी, इंडियन नोट नहीं चलेंगे। यहाँ पे 500 के नोटों को छोड़ करके 100-200 के नोट आसानी से हर जगह चल जाते हैं। हिंदी हर जगह लोग यहाँ जानते हैं। हिंदी तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती है, करेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती है। खाना ऑलमोस्ट इंडिया के जैसे ही यहाँ मिलता है। हमको अभी ऐसे लग रहा है कि हम लोग वाक़ई किसी दूसरे देश में नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं आती है। आप निश्चिंत होकर के नेपाल के लिए प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी कार से नेपाल आना चाहते हैं, तो आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे, जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और व्हीकल परमिट। इसके अलावा नेपाल में कार चलाने के लिए एक अस्थायी परमिट भी बनाना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जर्नी का ये 6वां दिन है और हम लोग अभी काठमांडू से निकल कर के जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। पर हमको एक्चुअल में आइडिया नहीं है कि हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे। अगर आज शाम तक हम लोग जहाँ तक पहुँचते हैं वहीं पे हम लोग स्टे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे पे आगे की जर्नी चालू करेंगे। तो इन रोमांचक सफर को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। यह एक मंदिर है जहाँ पे खूब सारे मिरर दीवारों पे लगे हुए हैं। कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट दिखता है यहाँ पूजा करने का, तो हम लोग ने भी यहाँ पे देवी को प्रणाम किया और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बद्रीवास की तरफ। दोस्तों, बद्रीवास ऐसी जगह है जहाँ से आपको जनकपुर भी बहुत पास में मिलेगा। हम लोग का टारगेट दार्जिलिंग जाना है। इस यात्रा में हम लोग जनकपुर नहीं घूमने वाले। अगर ईश्वर ने मौका दिया तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको जनकपुर भी लेके चलूंगा। दोस्तों, इस हाईवे से आते हुए हम लोग को बीच-बीच में जो तराई वाले क्षेत्र है, वहाँ पे खूब सारे सुंदर-सुंदर खेत भी दिखाई दे रहे हैं। रास्ता बहुत सुंदर है, ज़्यादा गड्ढे नहीं, हालाँकि सकरा रास्ता है, आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं और टर्निंग इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आप आएँ तो अपनी स्पीड को स्लो रखें और मैं पुनः एक बार इस वीडियो में भी बोलना चाहूँगा कि अपने लेन पे रहते हुए ही गाड़ी चलाइए। ये आ रहा है बद्रीवास और इसी शहर के साथ आज का सफर यहीं समाप्त होता है। हम लोग ने आज की जर्नी में लगभग 240 किलोमीटर चला है। 8 घंटे में हम लोग ने 240 किलोमीटर की जर्नी को पूरा किया। तो दोस्तों, मैं यहीं पे अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग मिर्चैया से दार्जिलिंग जाएंगे। वो रोड भी काफी सुंदर है ऐसा मैंने सुना है। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगला वीडियो भी आप देख पाए और तब तक के लिए हर हर महादेव।